हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग कल पढ़े कि अभाज्य संख्याएं और उनके गुणनखंड, आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जैसे आपको दिया हो 10, 9, 8, 7 + 10 और दिखाना हो कि ये एक भाज्य संख्याएं हैं। दिया हो, दर्शाइए या सिद्ध कीजिए एक भाज्य संख्याएं हैं, ये आपको दिखाना है। तो जैसा कि दिया है 10, 9, 8, 7 + 10। अब इन दोनों में 10 कॉमन हो रहा है, तो 10 हम कर लेंगे कॉमन। बचेगा 9 × 8 × 7 प्लस यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1। तो ये 10 इन दोनों का गुणा करा देंगे। 9 8 जा 72 और 72 का और 7 में गुणा कराएंगे तो 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 और 1 50 + 1। तो 10 × 505। अब देखते हैं कि ये किससे कट रहा है। 505 तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 × 101। अब इसका इससे और छोटा भाज्य गुणनखंड नहीं होगा, तो इसका छोटा भाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो चूंकि इसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार आप लगा सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। 9 × 8 × 7 × 6 + 7 और दूसरा है 11 × 10 × 9 × 8 + 11। इन दोनों को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6⁴n संख्या 6⁴n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब सिद्ध करना है कि 6⁴n में n का मान हम क्या रख दें, कौन सी ऐसी प्राकृतिक संख्या रख दें कि ये पूरा जो अंक है ये 0 पर समाप्त होने लगे। मतलब इसके लास्ट में 0 आ जाए, आगे क्या है इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसके अंतिम जो अंक हो वो 0 आ जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे आपको 10 दिया हो, 120 दिया हो या 200 दिया हो
यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त हो रही है तो उसको अगर हम देखेंगे तो जैसे ये 10 है तो यहाँ 2 × 5 है, 120 है तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120, 200 है तो 2 × 2 × 2 × 5 × 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 5 जा 200। कहने का मतलब कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रही है, जैसे यहाँ इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 पे समाप्त हो रही है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में हम जैसा कि देख पा रहे हैं 2 और 5 ये ज़रूर रहता है। यदि 2 और 5 है उसके अभाज्य गुणनखंड में तभी वो 0 पे समाप्त हो रही है, अन्यथा वो 0 पे समाप्त नहीं हो रही है। तो जैसा कि हमें यहाँ पर दिया है 6⁴n, तो यदि हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 × 3⁴n प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, और यदि इसमें 5 नहीं है तो n के किसी भी मान के लिए यह अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं, जैसे दिया हो सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें दिखाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम डायरेक्ट ये ना मानकर कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, पहले हम मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं परिमेय की जो कंडीशन होती है, परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यदि ये परिमेय संख्या है √2 तो इसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है ये P और Q। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और इधर P/Q है तो ये P/Q का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर होगा 2 P² / Q², इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2Q² = P²। चूँकि ये दोनों बराबर हैं, कह रहा है ये दोनों बराबर है, तो यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें भी 2 होगा। तो यदि इसमें भी 2 होगा यानी ये 2 से विभाज्य होगा। तो चूँकि P² 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। अब हम मान लेते हैं, माना P = 2m, कहने वाला 2 का टेबल m टाइम हम पढ़ेंगे तो P आ जाएगा। अब यहाँ हम माने रहेंगे समीकरण 1, तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 1 से
तो समीकरण 1 से 2q² बराबर, जहाँ p स्क्वायर है यहाँ पे मान रख देंगे 2m का होल स्क्वायर, तो 2q² बराबर 4m², यानी q² बराबर आ जाएगा 2m², क्योंकि 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ q² यहाँ 2 है, तो चूँकि q² 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये जो 2 है ये 2 का भी q का भी अभाज्य गुणनखंड है और p का भी अभाज्य गुणनखंड है। तो चूँकि 2p तथा q दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय संख्या हो रही थी तो p और q सहभाज्य संख्याएं थी। तो चूँकि यहाँ पर इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि p और q सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी जो हमने परिकल्पना की थी वो परिकल्पना हमारी त्रुटिपूर्ण थी। इस प्रकार √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस पर भी आप लोग √3, √5 और √7 का सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका HW है। इसी टाइप्स का जो अगला सवाल आता है वो हम आप लोगों को बताते हैं। सेम इसी पैटर्न पर आधारित है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग समझते हैं। जैसे आपको दिया हो 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या हो, यह दिखाना हो, तो हम माना 3 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। ये हम मान लेंगे। मान लिया हमने कि 3 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की जो कंडीशन होती है कि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 प्लस √2 बराबर p/q, या √2 बराबर p/q माइनस 3। ये प्लस था, इस तरफ गया माइनस हो गया। तो √2 बराबर p माइनस 3q, इसका इस तरफ गुणा हो जाएगा अपान में q, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चूँकि p, q तथा 3 पूर्णांक हैं, p, q और ये 3 ये सभी पूर्णांक हैं, इसलिए p माइनस 3q अपान में q एक परिमेय संख्या होगी।
और जब ये परमीय संख्या होगी तो इसके बराबर ये भी है तो होगी। इसलिए √2 भी एक परमीय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक परमीय संख्या है, क्योंकि हम इसके पहले अभी सिद्ध किए हैं कि √2 एक अपरमीय संख्या है, तो यहाँ पर √2 परमीय संख्या नहीं हो सकती। इसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः 3 + √2 एक अपरमीय संख्या है। धन्यवाद। इसी के साथ आपका ये जो है कंप्लीट होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।